हेलो बच्चों, कैसे हो? ब्रेनस्टॉर्मिंग हब आपका स्वागत करता है। हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, क्लास 10 का मैथमेटिक्स, जिसमें एक टॉपिक है जो आज हम पढ़ेंगे, कवर करेंगे, जिसका नाम है ट्रायंगल। तो ट्रायंगल जानने से पहले हमको ये देखना है कि ट्रायंगल है क्या। तो ट्रायंगल क्या है? एक पॉलीगॉन है, ठीक है। एक पॉलीगॉन है, 3 साइड वाला, 3 एंगल वाला। तो ऐसे पॉलीगॉन्स और भी होते हैं, 4 साइड वाले, 5 साइड वाले, 6 साइड वाले, ठीक है। अब इसमें भी हमारे पास एक और टॉपिक है इसके अंदर जो हमें पढ़ना है, वो है सिमिलरिटी। सिमिलर कि कोई भी चीज सिमिलर कैसे होगा। तो जैसे आपने दुर्गा जी का मूर्ति देखा होगा कहीं पे, बहुत बड़ा सा, जब दुर्गा पूजा होता है तो, और फिर वैसा ही एक मूर्ति होता है हमारे घरों में, छोटा सा, ठीक है, जो मार्केट में मिल जाता है। तो आप देखो कि ये साइज, इसका शेप और उसका शेप दोनों सेम है, लेकिन साइज मैटर है। साइज क्या है कि ये छोटा है और ये बहुत बड़ा सा है, एक ऐसा होता है। फिर गणेश जी का मूर्ति देखा होगा आपने गणेश पूजा वगैरह में, कि गणेश जी का भी वैसे ही होता है, एक बहुत बड़ा सा विशाल सा मूर्ति है और एक छोटा सा मूर्ति है, लेकिन दोनों का डिजाइन आप देखोगे तो सेम टू सेम होगा। तो इनको क्या बोलेंगे? सिमिलर बोलेंगे। ताजमहल अपना आगरा में जो है वो बड़ा साइज का है, लेकिन हम दुकान में जाते हैं, बोलते हैं कि भैया हमें ताजमहल चाहिए, गिफ्ट शॉप में जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, एक छोटा सा ताजमहल निकाल के हमें दे देता है वो। तो वो ताजमहल और ये ताजमहल दोनों देखने में सेम है, लेकिन साइज में ये बहुत बड़ा है और ये छोटा है। तो इसको बोलेंगे सिमिलर फिगर्स, सिमिलर चीज है। तो ऐसे पॉलीगॉन्स में अगर एक पॉलीगॉन दूसरे पॉलीगॉन के सिमिलर है, ऐसा हो सकता है, जैसे कि हम एग्जांपल के रूप में लेते हैं, एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है और एक छोटा सर्कल है, दोनों सर्कल है, दोनों देखने में सर्कल ये सेम है, लेकिन इसका साइज अलग अलग है, तो ये सिमिलर फिगर्स है, ये दोनों सिमिलर है। वैसे ही एक स्क्वायर हम ले लेते हैं, ये बड़ा सा स्क्वायर, इस बार छोटा सा स्क्वायर इसके अंदर ले लेते हैं कि समझ में आए कि भैया ये छोटा है ना। तो ये बड़ा सा स्क्वायर और ये छोटा सा स्क्वायर, तो ये दोनों क्या है, आपस में सिमिलर है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि कोई चीज सिमिलर कब है? तो अगर मूर्ति की बात करेंगे तो वहां पे देख के बताना होगा, लेकिन जब हम पॉलीगॉन्स की बात करेंगे तो वहां पे क्या होगा कि एंगल्स, जो इसके एंगल्स हैं, एक जो स्क्वायर है और ये जो स्क्वायर है, छोटा वाला स्क्वायर है, बड़ा वाला स्क्वायर है, तो इसके सारे एंगल्स इसके सारे एंगल्स के इक्वल होने चाहिए, और इनका जो साइड्स है उनका रेशियो है ना, वो प्रोपोर्शन जो है वो इक्वल होना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि ये एंगल अगर इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, तो ये इसमें क्या हो गया कि इक्वल हो गए। और उसके बाद ये साइड्स, ये साइड अपॉन ये होना चाहिए, ये साइड अपॉन ये साइड अपॉन ये साइड अपॉन ये सारे इक्वल होने चाहिए। मतलब इनका प्रोपोर्शन जो है साइड्स का वो इक्वल हो और एंगल्स इक्वल हो, तब हम बोलेंगे कि ये जो पॉलीगॉन है ये क्या होगा, सिमिलर होगा। आप और भी देख सकते हो, पेंटागन वगैरह भी होता है, ठीक है, पेंटागन मतलब 5 साइड वाले, एक बड़ा सा ले लिया, इसी के अंदर एक और छोटा सा ले लेते हैं, तो ये भी सिमिलर कब होंगे, जब इनके साइड प्रोपोर्शन में होंगे और एंगल्स क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स और करस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है। तो ये जब होंगे तो ये सिमिलर होगा, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं अब हम, जैसे कि मान लो अगर मैंने बोल दिया कि एक ये क्वाड्रिलेटरल है और एक ये क्वाड्रिलेटरल है, ये दोनों सिमिलर है, ठीक है। तो सिमिलर है और इस एंगल को बोल दिया 110 डिग्री, ठीक है, और ये वाला एंगल बोल दिया हमने 80 डिग्री, इस एंगल को बोल दिया हमने 100 डिग्री, और सॉरी इस एंगल को हटा देता हूँ 100 से, इसको बोल देता हूँ मैं इसको भी बोल देता हूँ 80 डिग्री, ठीक है। और ये हो गया 180, और तो ये जो एंगल है, ठीक है, इस एंगल को फाइंड आउट करना है। लेकिन अभी हम देखते हैं कि ये अगर 110 है और ये भी 110 है, ये 80 है और ये भी क्या है, 80 है, ठीक है। तो ये जो एंगल होगा वही एंगल इसके इक्वल होगा, अगर ये दोनों सिमिलर है तो यही कंडीशन होता है। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि ये कितना है, कि आप जानते हो कि क्वाड्रिलेटरल में ये चारों एंगल को ऐड करने पे 360 डिग्री होता है, ये भी कितना होगा, 360 डिग्री होगा। तो जो भी ये वैल्यू है इनको माइनस करके तुम देख लो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल हो जाएगा। तो केवल ये वैल्यू दिया हो, ठीक है, और उसके बाद बता दे कि इसमें पूछ दे कि ये बताओ, तो तुम इजीली तुम बता पाओगे कि हाँ ये क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया पॉलीगॉन। पॉलीगॉन के बाद आता है हमारा मेन टॉपिक है जो है सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल कैसे सिमिलर होगा? तो ट्रायंगल सिमिलर होने के लिए क्या होना चाहिए, तो हम ड्रॉ करते हैं।
इस तरीके से हमने दो ट्रायंगल बनाया, एक छोटा देखने में लग रहा है, एक बड़ा सा ट्रायंगल है। बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं सिमिलर ट्रायंगल का प्रैक्टिकल क्या यूज है, या फिर सिमिलर किसी भी फिगर का प्रैक्टिकल यूज क्या है। तो एक एग्जांपल है हमारे पास, जैसा कि आपने देखा होगा बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं, ठीक है। तो बिल्डिंग बनाने के पहले जो आर्किटेक्ट होते हैं, जो इंजीनियर होते हैं, वो क्या करते हैं, पेपर पे उसको है ना ड्रॉ करते हैं कि, और जो ड्रॉ करेंगे वैसा ही वो प्रोजेक्शन बना देते हैं, उसी टाइप का वो बिल्डिंग बनाते हैं। तो जो पेपर पे होता है वो तो छोटे से साइज का हुआ, ठीक है, नहीं छोटे साइज का और बड़े साइज का, इतने बड़े साइज का होगा, लेकिन बिल्डिंग तो बहुत बड़ा बड़ा सा बन जाता है, ठीक है। तो वो हम लोग सिमिलरिटी का यूज करके हमने वहां पे बिल्डिंग बना दिया, ठीक है। तो अब हम आते हैं सिमिलर ट्रायंगल। तो सिमिलर ट्रायंगल, ये दोनों आपस में सिमिलर ट्रायंगल होगा। तो सिमिलर ट्रायंगल कब हो सकता है, सिमिलर ट्रायंगल तब हो सकता है जब ये इसका नाम दिया ए बी सी डी ई एफ, कि इसका एक एंगल इस ट्रायंगल के एक एंगल से इक्वल हो, फिर दूसरा कोई एक एंगल इसके दूसरे एंगल के इक्वल हो, फिर तीसरा कोई एंगल इसके तीसरे एंगल के इक्वल हो, ठीक है। तो इसको इक्वी एंगुलर भी बोल सकते हैं। अब ये दोनों ट्रायंगल है ना, इसमें क्या है कि हर एक एंगल किसी न किसी एंगल के इसमें इक्वल है, तो इसको इक्वी एंगुलर ट्रायंगल भी बोल सकते हैं। अब है कि एंगल तो इक्वल हो गया, तो क्या इससे सिमिलर हो जाएगा, नहीं होगा। इसमें क्या होगा कि एंगल इक्वल हो गया, लेकिन अब क्या होगा कि जो साइड है उनका प्रोपोर्शन भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए इनका, यानी कि उनका भी रेशियो जो है वो इक्वल होना चाहिए। तो इस एंगल के सामने का साइड कौन सा है, BC, ठीक है। और ये एंगल इस ट्रायंगल में किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो इसके सामने का जो साइड होगा वो इसके नीचे लिखेंगे, डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो इसको बोलेंगे हम करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। मतलब जो एंगल आपस में इक्वल है उसके सामने का जो साइड है उसका प्रोपोर्शन, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम करस्पॉन्डिंग साइड्स और उनका रेशियो, ठीक है। और ये इसके किसके इक्वल होना चाहिए, बाकी जो साइड्स हैं। तो ये जो एंगल है इसके सामने का साइड कौन सा है, AC। हाँ, एक चीज और कि आप ये भी बोल सकते हो कि सर हमने BC/EF ले लिया, अब पहला तो BC इस ट्रायंगल से लिया है और दूसरा जो है इस ट्रायंगल से लिया है, अब दूसरी बार जब इक्वल टू कर रहे हैं तो AC आप इसमें क्यों ले रहे हैं, इसमें ले लो। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। जब भी हम स्टार्ट जहां से करेंगे, हमने इस ट्रायंगल को ऊपर में लिखना स्टार्ट किया तो इसी ट्रायंगल के साइड्स को ऊपर में लिखेंगे, और जो दूसरे वाले का हमने नीचे लिखना स्टार्ट किया तो नीचे लिखेंगे हम। हाँ, ऐसा कर सकते हैं कि हम इसको ऊपर लिखे पहले और उसके बाद इसको नीचे लिखे, लेकिन आप जिसको पहले ऊपर लिखना स्टार्ट करोगे न्यूमरेटर में, आप उसी को ऊपर लिखोगे, ठीक है। और नीचे वाले में आप दूसरे को लिखोगे जो आपने नीचे लिखना स्टार्ट कर दिया। तो जैसे कि ये एंगल के सामने का जो साइड है, करस्पॉन्डिंग साइड इसका कौन सा, AC हमने लिख दिया। उसके बाद क्या है कि ये एंगल इस ट्रायंगल में किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो इसके सामने का साइड कौन सा है, ये DF, तो हम DF लिख देंगे इज इक्वल टू, अब ये वाला जो एंगल है इसके सामने का साइड कौन सा है, ये है AB, तो हमने लिख दिया क्या, AB, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखो भाई, ये एंगल जो है ये इसमें किसके इक्वल हमने माना है, इसमें इसको, तो इसके सामने का साइड कौन सा है, ये वाला, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ED लिखो, DE लिखो। तो अब जो हो गया कि ये एंगल आपस में इक्वल है, ऊपर में मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैंने लिखा नहीं, कि एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल B इक्वल टू एंगल E और एंगल C इक्वल टू एंगल F। जब ये दोनों कंडीशन फुलफिल होगा तो हम ट्रायंगल को क्या बोलेंगे, सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। ये दोनों फुलफिल होना ही चाहिए, मतलब ये एंगल्स इक्वल होने चाहिए और एंड इसके जो साइड्स का प्रोपोर्शन है वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है, तब ये सिमिलर है। तो इसमें हम पहला एक थ्योरम है जिसको शॉर्ट फॉर्म में BPT बोलते हैं और उसका फुल फॉर्म है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। और थेल्स बोल के एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, उन्होंने ये ढूंढा था, इसीलिए इसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम आएंगे और क्या क्या है इसमें, बहुत सारा चीज है इसमें, उसको याद करेंगे। एक चीज और, आपने पढ़ा होगा पहले कि 9th क्लास में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, याद है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जो होता था, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का कुछ रूल्स भी था, ठीक है। ये ट्रायंगल
इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट है मतलब क्या हुआ, सिमिलर ट्रायंगल और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल और सिमिलर ट्रायंगल में ये डिफरेंस है कि इनका सिमिलर ट्रायंगल में रेशियो ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे कि मैंने ताजमहल के बारे में बताया कि ताजमहल एक बड़ा सा है, एक छोटा सा है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट वो नहीं हुआ। कॉन्ग्रुएंट तब होगा जब दोनों सेम साइज के होंगे। जैसे 10 का नोट सेम प्रिंट, या फिर नया वाला जो नोट आया है अभी 2000 का, 2000 का जो नोट आया है, वो एक नोट दूसरे नोट के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अगर आप एक नोट को दूसरे के ऊपर रख दो तो वो उसके नीचे छिप जाएगा। ये आपके नोटबुक का पेज जो है, एक पेज जो है वो दूसरे पेज के ऊपर क्या रख दो आप, तो वो उसके नीचे छिप जाएगा। मतलब वो दोनों, उनका साइज, एंगल सब कुछ इक्वल है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। और ये और अभी हमने पढ़ा सिमिलर। तो अब जो है कि जितने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होंगे, और जो रूल्स हमने उसके बारे में पढ़ा था क्लास 9th में, ठीक है, जो रूल्स में क्या क्या पढ़ा था वो आपको याद है? एक था आपके पास साइड एंगल साइड, एक था एंगल साइड एंगल, ठीक है, एक था आपका साइड साइड साइड, और एक था RHS। ठीक है ना, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड। ये चारों यूज करके हम दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते थे। तो जितने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं वो सारे सिमिलर ट्रायंगल होंगे ही। ठीक है, लेकिन जितने सिमिलर ट्रायंगल्स हैं वो जरूरी नहीं कि वो कॉन्ग्रुएंट हो। अगर उनका साइड भी इक्वल कर दिया जाए तो फिर हो सकता है। ठीक है ना, इसको फॉलो कर लिया उसने, इन सारे 4 थ्योरम को, तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, वरना वो सिमिलर ही रहेगा। तो सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में ये डिफरेंस है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम बीपीटी की तरफ। बीपीटी की तरफ हम चलते हैं, मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहता है? वो ये कहता है कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, एक ट्रायंगल है, तो ABC नाम इसका देते हैं। इसमें अगर हम किसी भी एक साइड के, जैसे कि इसमें एक साइड है मान लो BC, BC के पैरेलल अगर हम कोई एक लाइन ड्रॉ कर दें, BC के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया अंदर में, ठीक है, और इसका नाम दे दिया D और इसका नाम E। तो ये क्या हुआ, ये कहीं ना कहीं AB को और AC को तो कट करेगा, तो वही पॉइंट है ये E और वही है पॉइंट ये D। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ये कहता है कि अगर एक ट्रायंगल है और उसमें किसी भी एक साइड के पैरेलली एक लाइन ड्रॉ कर दिया जाए, जैसे इसमें DE किया गया है, तो क्या होगा, तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC होगा। ठीक है, इसको यूज कर देंगे हम। तो ये फॉर्मूला हो गया अभी यहाँ पे, तो इसको बीपीटी के लिए यूज करते हैं हम। अब ये आया कहाँ से? ठीक है, ये आया कहाँ से, कैसे हम मान लें कि हाँ ये होगा? तो इसके लिए इसका प्रूफ देखना होगा कि कैसे हुआ। तो चलिए हम प्रूफ करते हैं। और हमें क्या प्रूफ करना है? हमें ये प्रूफ करके लाना है। ठीक है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, अभी कुछ देर के लिए इसको इरेज कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ कि टू प्रूफ। ठीक है ना, टू प्रूफ में क्या है हमारे पास, क्या हमें प्रूफ करना है, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, तो अब प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा, कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन करना होगा, तो चलो भाई करते हैं। तो हम पहले देखते हैं कि ADE एक ट्रायंगल है। ठीक है, तो अगर इस ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने का क्या फ़ायदा है? देखो, फ़ायदा ये है कि अगर कोई ट्रायंगल है उसका एरिया निकालना हो, तो ट्रायंगल के एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट या एल्टीट्यूड। तो ऐसे ट्रायंगल में, जो ये ट्रायंगल है, जो ये ट्रायंगल था AD, इसमें तो हाइट कहीं दिख नहीं रहा है, कहीं परपेंडिकुलर दिख नहीं रहा है, कहीं एल्टीट्यूड दिख नहीं रहा है। तो हमें क्या करना होगा, एक कंस्ट्रक्ट करना होगा ये ऐसे हाइट। तो हम बोल सकते हैं, और ये बेस हो जाएगा, तो बेस और ये हाइट और हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इसका एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हम क्या करेंगे इसमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE
ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू हम लिखेंगे हाफ इंटू बेस क्या है, बेस क्या है, अगर परपेंडिकुलर लाइन इस पे ड्रॉप है तो बेस क्या होगा AD, हाफ इंटू AD, और हाइट क्या हो गया, हाइट तो यही है, तो इसका नाम दे देते हैं N, ठीक है। तो इसको हमने बोल दिया NE, डन, ठीक है। तो इससे क्या फायदा हुआ, हम ये क्यों कर रहे हैं, तो एक्चुअली देखो हमें प्रूफ ये करना है AD अपॉन DB, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि AD अपॉन DB आ जाए। तो इसमें हमने अगर एरिया निकाला तो हमने देखा कि AD तो आ गया, इसके बाद NE और हाफ एक्स्ट्रा है, कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं, हम आगे चलते हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि हमें DB चाहिए, तो अब DB की तरफ आते हैं। तो DB की तरफ जब हम आए तो हम अगर इस तरीके से कंस्ट्रक्ट कर दें एक और लाइन यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो आप देखोगे कि ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया BED, ठीक है, BED। तो BED जो है, अच्छा इसके बारे में बताता हूँ पहले, BED यहाँ D है, ये B है और ये E है। अब इसके एरिया की बात करेंगे तो इसमें भी देखो कहीं कोई परपेंडिकुलर लाइन क्या है, नहीं है, कहीं भी नहीं, कोई एल्टीट्यूड नहीं है। तो कैसे हम इसके परपेंडिकुलर लाइन को इसको ड्रॉ करेंगे, हाइट कहाँ से लाएंगे अगर इसका एरिया निकालना हो तो हम क्या करेंगे, पीछे में इसको बैक करेंगे और यहाँ पे एक ड्रॉप कर देंगे लाइन, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। इसी फिगर को यहाँ पे घुमा के देखो तो कैसा नजर आ रहा है, ये N जैसा नहीं है, सेम पोजीशन पे है, तो ये ट्रायंगल हो गया और इसको हमने पीछे की तरफ कर दिया, तो ये क्या हुआ, इस पर ड्रॉप करने पे परपेंडिकुलर लाइन हो गया, यानी हाइट ही हो गई, ठीक है, ठीक है। तो हम अब देखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस, बेस क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास बेस क्या है, तो बेस अब आप इसको नहीं ले सकते हो क्योंकि आपके पास बेस यही था, ठीक है ना, आपके पास बेस यही है, हमने एक्सटेंड किया है इधर हाइट देखने के लिए, तो ये क्या होगा, ये बेस होगा हमारे पास DB, तो हम बेस DB और हाइट क्या होगा, हाइट यही होगा NE। तो अब आप देखो ये DB आ गया है, AD भी आ गया है और DB भी आ गया है। अब हमें क्या चाहिए, हमें उधर AE और EC चाहिए, लेकिन हम यहां से इस फॉर्म में कैसे लाएंगे, तो ध्यान से देखोगे अगर हमने क्या किया, इनको है ना डिवाइड कर दिया आपस में, इसको इसे डिवाइड कर दिया, तो क्या होगा, ये एरिया अपॉन ये एरिया इज इक्वल टू ये हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि हाफ हाफ से कैंसिल हो जाएगा और NE से कैंसिल हो जाएगा, तो ये रिलेशन तैयार हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू AD अपॉन DB। इसको इक्वेशन बोल के रखते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड तो आ गया हमारे पास, उसके साथ ये कुछ आ गया एरिया। चलो फिर हम देखते हैं यहाँ पे और क्या क्या आ सकता है, AE कैसे आएगा, तो AE यहाँ पे है, तो अगर इसका काम हो गया तो मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट करने की कोशिश करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ इसको, ठीक है, इसको डिलीट कर दिया, उसका काम हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, AE चाहिए, तो हम इस ट्रायंगल में इसका एरिया निकालना हो तो हम क्या कर सकते हैं, इधर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा ये बेस होगा। अब कोई बच्चे सोच रहे होंगे कि यार सर यहाँ पे तो परपेंडिकुलर लाइन था ही, सेम ट्रायंगल है, तो आप इधर की परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हो। भाई हमने इधर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया था तब, तो हमने इसको बेस लिया था, लेकिन अभी हमें AE चाहिए, इसको बेस चाहिए, तो हमने इस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया, तो इसका एरिया क्या होगा, सेम प्रोसेस करेंगे आप, एरिया ऑफ ट्रायंगल फिर से ADE है तो वही, लेकिन बस बेस चेंज हो गया, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस क्या है AE, यही है ना बेस इस ट्रायंगल का, और इसका नाम दे देते हैं M, ठीक है, AE इंटू DM, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, अब हम EC चाहिए, तो जैसे हमने इधर से एक लाइन ड्रॉ किया था, ट्रायंगल बनाया था, हम इधर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, फिर सेम कंडीशन वाला ट्रायंगल हो गया, इसका जो हाइट होगा ये होगा, इसका बेस क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस क्या हो गया इसका EC तो चाहिए हमें वहां पे। एक चीज और, अगर प्रूफ करने के लिए अगर ऐसे आए कि AE लिखा हो EC लिखा हो, तो आप EC ही लिखना, CE मत लिखना,
ठीक है, क्योंकि जो एग्जामिनर चाहता है उसको वही चीज़ देना ज़्यादा अच्छा है। मीनिंग वही है, सेम चीज़ है। अगर आप इसको सीई लिख दो तो, लेकिन आपको ईसी ही लिखना चाहिए। जो वहाँ पे चाहेंगे, जो पूछेगा वो एग्जामिनर, उसको वही दिखाना है, वही प्रेजेंट करना है। ठीक है, तो ये हो गया। और इसका हाइट क्या हो गया, डीएम। फिर हम वही काम करते हैं, सेम काम, इनको डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करने से क्या होगा, ये इससे कैंसिल हो गया, ये वाला इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, बच गया वही ए अपॉन ई सी। तो ये क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी ई इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। इसको इक्वेशन 2 बोल के रखते हैं। अब देखो क्या हुआ, दोनों चीज तो आ गया, ए डी अपॉन डी बी भी आ गया और ए ई अपॉन ई सी भी आ गया, लेकिन इसके लेफ्ट साइड में कुछ ना कुछ तो है, ये। तो इसको कैसे हटाया जाए, तो अब ध्यान दिया जाए इस पे। ऊपर में देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई है, यहाँ पे भी एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई है। तो ये तो चलो ठीक है, ये तो इक्वल हो गया आपस में। अब उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई है और एरिया ऑफ ट्रायंगल डीसीई है। अगर किसी तरीके से इसको इक्वल कर दिया जाए तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा क्या। ऊपर वाला जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, ये तो सेम है ना, जो ये है वही ये है। देखो ना यार, इसमें जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है, ये तो हमने बेस बदल दिया, लेकिन एरिया तो सेम ही होगा, एरिया तो नहीं बदलने वाला है। ठीक है ना, एरिया तो सेम ही रहेगा। तो ये एरिया और ये एरिया इक्वल है। ठीक है, और इसको अगर हम इक्वल कर दें तो कुछ भी किसी भी तरीके से अगर इसको इक्वल कर दिया जाए, अभी देखते हैं कैसे करेंगे, तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा तो राइट हैंड साइड ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा, हमारा वो प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं बीडीई और डीसीई कहाँ पे है। तो चलो इसको फिर से पुराने वाले को ड्रॉ कर देते हैं। तो क्या दिख रहा है कि बी डी ई और डी सी ई, ये दोनों सेम बेस पे ट्रायंगल बना हुआ है। ये देखिए, बी डी ई और डी सी ई, इनका जो है बेस सेम है, एक ही बेस पे बना है। उसके बाद सेम पैरेलल लाइंस के बीच में, दो पैरेलल लाइंस के बीच में ये दो ट्रायंगल है। तो जब ऐसा होता है तो तब क्या होता है कि इनके बीच का जो एरिया होता है, ये एरिया इसके इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो ये रूल्स ही है कि दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर सेम बेस कर दिया जाए और कितने सारे भी ट्रायंगल फॉर्मेशन किया जाए, ठीक है, ऐसे हमने क्या किया कि इसको बेस कर दिया, ऐसे ट्रायंगल बना दिया। अब यहाँ से जितने सारे भी ट्रायंगल बनाओ, इसका एरिया इसके इक्वल हो जाएगा और भी इसका भी इक्वल हो जाएगा, इसका बस पॉइंट यही रहना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे इक्वल ही होंगे, इनका सारा एरिया इक्वल हो जाएगा। तो सेम कंडीशन यहाँ हो गया, इनका एरिया इक्वल हो गया। तो इनका एरिया इक्वल होने से क्या हो गया, इन दोनों का एरिया इक्वल होने से क्या हो गया, अब जो इधर है वही इधर है, जो लेफ्ट हैंड साइड में है, इसके और इसके सेम हो गया। तब सेम होने से क्या हो गया, सेम होने से हमारा हो गया कि LHS इक्वल हो गए। तो फ्रॉम 1 and 2 RHS आर इक्वल। तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC हो जाएगा। हेंस प्रूव्ड। अगर प्रूफ करने के लिए अगर आता है तो आप ऐसे प्रूफ कर दोगे। ठीक है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या था, इंपॉर्टेंट ये है कि दो पैरेलल लाइन हो, उनके बीच में किसी एक को बेस करके जितने भी ट्रायंगल्स फॉर्म हो, यहाँ पे दो ट्रायंगल फॉर्म किए गए हैं, एक और ये दो, इसको यूज करेंगे तो ये क्या होगा, ये दोनों का जो एरिया होगा इक्वल होगा। ठीक है, तो अब समझ में आया कि हमने ये सब क्यों किया था, कि हमने एरिया निकाला, फिर एरिया निकाला, अलग अलग एरिया निकाल के डिवाइड कर दिया। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें ये और ये चाहिए। तो हमें जब भी प्रूफ करने की बातें आएंगी तो हमें ये पहले ध्यान देना होगा कि आखिर प्रूफ क्या करना है। ये AD कैसे आएगा, DB कैसे आएगा, AE और EC कैसे आएगा। तो यहाँ पे AD लाने का मेरे पास ये प्रोसेस था, DB लाने का ये प्रोसेस था, इस तरीके से हमने किया। वैसे इधर वाले का प्रोसेस यूज करके हमने किया और डिवाइड कर दिया, क्योंकि डिवीजन फॉर्म में तुमने डिवाइड कर दिया। तो ऐसे करके सोचना होगा कि ये हो कैसे रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसको इरेज कर देते हैं, आप लोग पॉज करके लिख लेना। ठीक है, मैं इसको इधर वाले को इरेज कर देता हूँ। और कुछ रिजल्ट इसमें बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में कुछ रिजल्ट्स और भी हैं, जो कि वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, वो आपके काम आएगा।
क्योंकि वो प्रूफ वगैरह करने में आता ही रहता है, तो हम एक काम करते हैं उसको यूज कर लेते हैं। तो ये तो है ही हमारे पास, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ये हमारा BC है। तो हमारे पास क्या ये फॉर्मूला आ चुका है, ठीक है, इसको हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे। तो अब हम ये कह सकते हैं कि तो जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहता है कि जब एक ट्रायंगल हो, एक ट्रायंगल में अगर किसी भी साइड के मतलब किसी भी एक साइड के पैरेलली अगर कोई लाइन ड्रॉ कर दे, तो वो जो लाइन दूसरे जो बचे हुए जो साइड से उनको कट करेगा कहीं ना कहीं, और जहां पे कट करेगा उस साइड को देखेंगे, ये वाला साइड का जो रेशियो होगा, इधर का प्रोपोर्शन होगा, इधर वाले के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यही है तो आपका बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कि और भी कैसे कैसे तरीके से हो सकता है। AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC है। हम कुछ और भी रिजल्ट निकालते हैं, तो हम ऐसा कर सकते हैं, इसमें हम 1 ऐड कर दे इधर भी और इधर भी 1 ऐड कर दे, ये कर सकते हैं। इससे इक्वलिटी में कोई फर्क तो नहीं पड़ा, हम जो इधर ऐड कर सकते हैं वो इधर भी ऐड कर सकते हैं। मतलब कि अगर हम दोनों साइड सेम चीज अगर ऐड कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, डिवाइड कर दे, सब्ट्रैक्ट कर दे, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हम कर सकते हैं। क्योंकि ये देखो यार, इसको ऐसे काट सकते हैं फिर से, या फिर इसको इधर लेके चले जाओ तो नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा। तो एक्चुअली हमने इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम इसको नॉर्मल फ्रैक्शन का एडिशन करते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 8, ऐसे नहीं, LCM लिया तो DB आया, AD प्लस ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। और इधर भी EC, यहाँ तो AE रह गया, ये क्यों नहीं चेंज हो रहा है, EC से EC को डिवाइड किया तो 1 आ गया, 1 को AE से मल्टीप्लाई किया तो AE आ गया। सेम कंडीशन यहाँ था, यहाँ नीचे में भी 1 है, यहाँ भी नीचे में भी 1 है, तो 1 से इसको डिवाइड किया तो आया EC, EC को इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया EC। ये नॉर्मल फ्रैक्शन का एडिशन है यार, इसको समझ लेना। अब AD प्लस DB, अगर ये 3 है और ये 4 है, ठीक है ना, मान लो AD 3 है और ये DB 4 है, तो AD प्लस DB करने पे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 7 AB का डिस्टेंस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं AD प्लस DB इक्वल टू AB, कोई दिक्कत नहीं। और DB, नीचे DB था, DB को लिख दिया। और यहाँ पे लिख सकते हैं AE अपॉन EC, AE प्लस EC, AC लिख सकते हैं उसकी जगह, हाँ लिख सकते हैं भाई, ठीक है, AC अपॉन EC। तो एक ये भी फॉर्म है, ठीक है। ऐसे बहुत बार आता है प्रूफ करने के लिए, तो आपको 1 ऐड करके इस तरीके से प्रूफ करना होगा, ठीक है, पक्का। तो देख लो, पहले वाले में क्या था, ये अपॉन ये, ये अपॉन ये मेन फॉर्मूला। अब क्या हो गया, AB यहां से यहां तक, AB अपॉन DB और AC अपॉन EC, मतलब ये पूरा साइड और नीचे वाला, ये पूरा साइड और ये नीचे वाला, ठीक है। इसको भी नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रूफ करने के लिए आ जाएगा इसी टाइप से, कहीं कहीं क्वेश्चन में यूज भी कर सकते हो। तो तुम ऐसे यूज मत करना, 1 ऐड करके कर सकते हो। तो ये समझाने के लिए मैंने बता दिया, इसका यूज है बहुत सारे क्वेश्चंस में, इसीलिए इसको हमने कर लिया, ठीक है। फिर हम और भी एक और भी देख लेते हैं, वो क्या है। अभी तो हमने क्या किया कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू क्या है हमारा, AE अपॉन EC, इसमें 1 ऐड कर दिया था। अब हम एक काम करते हैं, इसको हम ना रिवर्स कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, DB अपॉन AD इज इक्वल टू EC अपॉन AE, लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, एकदम ही लिख सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। हमने इसको भी रिवर्स कर दिया, इसको भी रिवर्स कर दिया, ऐसा हम दोनों साइड कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं करेंगे कि इधर रिवर्स कर दिया उधर नहीं किया, अगर दोनों साइड करेंगे तो कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, अब हम इसमें फिर से 1 ऐड कर देते हैं, दोनों साइड रिवर्स करके 1 ऐड कर दिया तो एक और रिजल्ट आ जाएगा, और ये भी प्रूफ करने में काम आएगा कहीं ना कहीं बहुत सारे क्वेश्चंस में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, AD और ये हो जाएगा DB प्लस AD इज इक्वल टू EC प्लस AE अपॉन AE, एक बार में लिख दिया मैंने, ठीक है। इनको ऐड करने पे DB प्लस AD क्या होगा,
डीबी प्लस एडी वही होगा सेम एबी, और नीचे एडी रहने दो, और यहाँ ईसी प्लस ए, ईसी प्लस ए, ये ऐड करने पे क्या होगा एसी, एसी अपॉन ए आ गया। अब देखो एक और रिजल्ट आ गया, इस बार क्या रिजल्ट आया, ए बी कहाँ है, ये पूरा अपॉन ऊपर वाला ए डी है ना, ए बी अपॉन ए डी, ए सी अपॉन ए, तो ये देख लो ए डी, ए बी यहाँ से यहाँ तक पूरा ए बी, और इस बार पूरा ऊपर वाला, उसमें ए सी यहाँ से यहाँ तक ए सी, और ये ऊपर वाला। इसके जस्ट पहले क्या आया था, ए बी अपॉन नीचे वाला आया था पार्ट डी बी, ए सी अपॉन ई सी, इस बार आया है ए बी अपॉन ऊपर वाला और ये अपॉन ये वाला। ऐसा भी तुम याद कर सकते हो कि ये बड़ा ट्रायंगल एक है, एक छोटा ट्रायंगल है, तो बड़े ट्रायंगल का साइड अपॉन छोटे ट्रायंगल का साइड, ये बड़े ट्रायंगल का साइड अपॉन छोटे ट्रायंगल का साइड। लेकिन पिछली बार वाले में वो नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो है बड़े ट्रायंगल का साइड और बड़े ट्रायंगल का छोटा पार्ट, इसको माइनस करके। ठीक है, तो ये तीन टाइप से है ना बीपीटी हम याद रखते हैं, इसको हम सॉल्व करने में, प्रूफ करने वाले में मेन बहुत ही काम आने वाला है ये। ठीक है, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना कि ये याद ही हो जाए। मैथमेटिक्स में रटने का कुछ नहीं होता है, आप इसको इस तरीके से, इस प्रोसेस से आप कर लो कि आपको याद हो जाए। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, मुझे लगता है मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। तो ये है हमारा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, अब हम इसमें हम और देखते हैं कि और क्या क्या सीख सकते हैं। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आ सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते देख लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन होगा, इस तरीके का क्वेश्चन होगा, ये बोल देगा 2 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा तुम्हारा 3 सेंटीमीटर, और पूछेगा कि ये बताओ। और इसमें क्या होगा, गिवन क्या होगा, ए बी सी डी ई, ये बोल देंगे कि डी ई पैरेलल है बी सी के, तो डी ए बी सी ट्रायंगल में डी ई पैरेलल बी सी के। तो अभी हमने पुराना वाला फॉर्मूला देखा, उसमें डायरेक्ट यूज कर सकते हैं इसको, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, कर सकते हैं सेम फॉर्मूला। क्यों, क्योंकि ये पैरेलल है, तो पैरेलल है तो ये यूज कर सकते हैं। ये क्यों लिख रहे हैं हम, बीपीटी की वजह से। बीपीटी क्या होता है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम। ठीक है, तो एडी क्या है 2 और डीबी क्या है 4, ए क्या है 3 और ईसी हमें फाइंड आउट करना है, ईसी हमें निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन, ऐसे कैंसिल कर दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ईसी इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, ईसी इक्वल टू 6 तुम वैल्यू पुट करके भी देख लो कि 3 अपॉन 6, देखो 1 अपॉन 2 आ रहा है, और इधर 2 अपॉन 4 1 अपॉन 2 ही आ रहा था, यानी 1 अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। फिर से और कैसा क्वेश्चन आएगा, और कैसा होगा कि अभी ये टोटल दे दिया, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक दे दिया 6, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 6 दे दिया, और तुमको ये निकालने के लिए बोल देगा, ये आपको 6 मिल गया और ये 2 है, तो ये निकालने के लिए बोल देगा। ऐसा कर सकता है कभी, यानी हम जो 3 फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है उसमें से आपने देखा होगा कि उसमें 4 वेरिएबल है, टोटल 4 वेरिएबल है ना, 1 2 3 4। इन चारों में से कोई 3 वेरिएबल आपको देगा, चौथा वेरिएबल आपको निकालना होगा। ठीक है, और ऐसा ही होता है यार कि कोई किसी भी इक्वेशन में अगर 4 वेरिएबल है, 3 दे दे तो आप सॉल्व कर सकते हो। 2 वेरिएबल का क्वेश्चन हो तो एक अगर मालूम हो तो दूसरा निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर 3 वेरिएबल का हो तो 2 मालूम होगा तो तीसरा निकाल लेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब हम इसमें एक और कुछ टाइप के और क्वेश्चंस आते हैं, उसमें क्या होता है हम उसको पहले पढ़ लेते हैं। मैं बेसिक बता देता हूँ कि कैसे हो रहा है, आप उसको यूज करोगे और समझ भी लेना कैसे होगा। तो अगर कोई ट्रायंगल है, ये भी बहुत बार प्रूफ करने में आप देखोगे कि होगा। अगर कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी, इसमें क्या बोल देंगे वो कि मीडियन डाल दिया एक, या ऐसा समझ लो एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, इसका एंगल बाइसेक्टर, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया। एंगल बाइसेक्टर इसी को बोलते हैं ना कि एंगल ए को, एक लाइन है एडी, ऐसे भी दे सकता है क्वेश्चन में कि एडी लाइन जो है वो एंगल ए से चल के डी तक आ रहा है बीसी पे, तो ये इक्वल इसके, मतलब बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो जब ऐसा होगा तो कुछ रेशियो निकालने के लिए दे देगा, या फिर बोलेगा प्रूफ करके दिखाओ कि ये
प्रूफ करके ऐसे करके आपको दिखा देगा क्वेश्चन में कि ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी, ये प्रूफ करके दिखाओ। तो कैसे प्रूफ करके दिखाओगे? मुश्किल है कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं कि एक ही ट्रायंगल है, अभी तक तो हमने पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ा था, यहाँ तो वो नहीं है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे उसके लिए मैं बता रहा हूँ। फिर से एक और क्वेश्चन क्या होगा कि ये तो हो गया कि ट्रायंगल के अंदर से एक एंगल को बाइसेक्ट कर दिया, फिर ऐसा हो सकता है कि बाहर से इस एंगल का बाइसेक्टर है जो यहाँ पे आके कहीं मीट कर रहा है, तो ये बोल देगा कि इसका रेशियो बताना है। तो हम ये दो टाइप की चीज़ को अभी हम डिटेल में बात कर लेते हैं, इससे आपको इस टाइप के जितने क्वेश्चंस होंगे वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं इसको जरा अच्छे से बनाता हूँ। अब अभी जो मैंने ट्रायंगल बनाया था उतना बढ़िया नहीं बना था, फिर से गलती ही हो रहा है। ठीक है, इसका फोटो भी तो अच्छे से होना चाहिए भाई, ये तो फिर गड़बड़ी हो जा रहा है। चलो कोई बात नहीं, ये है हमारा एंगल बाइसेक्टर। इस बार हम इसको ए बी सी बोलते हैं। ये एंगल इसके इक्वल है, इसका नाम मैंने 1 दे दिया, इसका नाम 2 दे दिया। तो गिवन क्या हो गया? गिवन हो गया हमारा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, और ये 2 प्रूफ में क्या आ गया? 2 प्रूफ में हो गया हमारा ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी। इसको प्रूफ करके हमें दिखाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम तो बीपीटी जानते हैं और इसमें पैरेलल लाइन के बारे में हमने पढ़ा था। तो हम एक काम करते हैं कि ये जो है इसके पैरेलली हम यहाँ पे है ना एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। कर सकते हैं भाई। टू कंस्ट्रक्ट ऐसे लिख के आपने क्या किया, डीबी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दिया और उसके बाद क्या किया, इसको है ना पीछे लेके गए, कहीं मीट करवा दिया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो मीट कर गया। तो अब आप देखो इसको ध्यान से, तो ये कैसा दिख रहा है? पुराने जैसा ट्रायंगल नहीं दिख रहा है, ऐसा ट्रायंगल दिख रहा है। ये इसके पैरेलल, इसको कुछ देर के लिए भूल जाओ तो क्या होगा, मतलब इसको कुछ देर के लिए मत देखो, केवल इसको देखो। तो ये हमने पैरेलल एज्यूम कर लिया क्योंकि हमने ड्रॉ ही किया पैरेलल। इसका नाम दे दिया हमने क्या, ई। ठीक है, पक्का। तो इसको हम यूज करके इसको प्रूफ कर लेंगे। अभी बहुत आसान है, लेकिन ये आता ही है, इस टाइप के क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो अब आप देखो कि ये लाइन पैरेलल है और ये यहाँ पे ट्रांसवर्स जैसा काम कर रहा है। तो एंगल 2 इक्वल टू ये वाला एंगल होगा, इसको मैंने एंगल 3 बोल दिया मान लो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 होगा, हो जाएगा। देखो भाई, ये इसके पैरेलल हमने बोल दिया, तो ये ट्रांसवर्स जैसा लाइन काम करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या होगा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा। ठीक है, पिछले क्लास में आपने पढ़ा होगा ये सब चीज, और भी पहले 8th में वगैरह में भी है, 9th में है पैरेलल लाइंस के बारे में। और फिर देखते हैं, फिर यही लाइन इसके पैरेलल है और ये वाला जो एंगल है, अब इसको ट्रांसवर्स लाइन काउंट करो, ये ट्रांसवर्स लाइन है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, इसको 4 बोल देते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4। क्या याद नहीं आ रहा है क्या? ऐसा देख लो यार, पैरेलल लाइंस होते हैं इस तरीके से होता है, तो इधर वाले इसके इक्वल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है और ये इसके इक्वल हो जाए तो क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होता है। वही दिख रहा है यहाँ पे कि ये वाला लाइन थोड़ा सा खराब सा फिगर है, लेकिन वैसा ही है, ये इसके पैरेलल है और ये वाला लाइन ट्रांसवर्स है। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल होगा, एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल हो गया। ठीक है, और यहाँ से क्या होगा, यहाँ से क्या होगा कि गिवन क्या है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल होगा, हाँ होगा। तो एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। एंगल 3 एंगल 4 के अगर इक्वल हो गया तो क्या होगा, ये जो ट्रायंगल है BC, ये क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं हो जाएगा? ये एंगल इक्वल है तो इसके सामने का साइड ये वाला और इसके सामने का साइड ये आपस में इक्वल हो जाएगा। तो यहां से हमें मालूम चल गया कि BC इज इक्वल टू DE हो गया। क्या भाई समझ में आया? अरे यार, ये हमने प्रूफ कर लिया कि 2 3 के इक्वल है और 1 4 के इक्वल है और 1 2 गिवन है कि इक्वल है, क्यों, एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ था गिवन, इसीलिए इक्वल हो गया। अब क्या है कि जब ये दोनों आपस में इक्वल है तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो गया, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल हो गया, और राइट हैंड साइड जब इक्वल हो गया तो हमें एक ट्रायंगल का प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल में ही तो ऐसा होता है कि दो साइड्स इक्वल होते हैं, सॉरी 2 एंगल इक्वल होते हैं तो उनके सामने का साइड इक्वल होता है।
तो ये BC BE के इक्वल हो गया, तो BC BE के इक्वल हो गया। और अब हम यूज करते हैं किसको, BPT को। तो तुम यहाँ पे ACE में, ये बड़े वाले ट्रायंगल में ना BPT लगाओ। तो BPT लगाने में हम क्या लिख सकते हैं, AB अपॉन BE लिख सकते हैं वहां पे, AB अपॉन BE, और AD अपॉन DC लिख सकते हैं, AD अपॉन DC क्या लिख सकते हैं। और हम ये हमने BC अपॉन BC इक्वल टू DE लिखा है, ठीक है, सॉरी ये BE है, BC और ये BE है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, मिस्टेक हो गया मेरे से, BE है वो, ठीक है, ये BC और BE, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो BE है, BE इक्वल टू जहाँ पे BE होगा वहाँ पे हम लिख सकते हैं BC, तो AB अपॉन BC इज इक्वल टू AD अपॉन DC। देखो ये प्रूफ करना था, ये प्रूफ करना था ना, मिला लो तो हो गया, हेंस प्रूफ्ड। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बहुत बार, एंगल बाइसेक्टर बोल देगा, मीडियन बोल देगा, तो आपको ये जानना होगा कि वहाँ दो एंगल्स आपस में इक्वल है। तो इस तरीके से आप यूज करके इनको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, लिख लेना इसको अच्छे से, समझ लेना, प्रैक्टिस कर लेना। इसके बाद एक और ट्रायंगल है ऐसा ही। अब इसमें क्या होगा कि इस बार इधर बना देता हूँ, ठीक है। अभी क्या हुआ कि इंटरनली इसने क्या किया था, बाइसेक्ट किया था। अगर ये एक्सटर्नली बाइसेक्ट करते इधर चला जाए, मतलब ये इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा, तो ये कहीं ना कहीं जाके मिलेगा, इसके साथ मिला देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल 1 एंगल 2 वो दोनों आपस में इक्वल हो गया। तो गिवन क्या हो गया, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 आपस में इक्वल हो गया, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है उसको एक्सटर्नली, ठीक है। तो एक्सटर्नली बाइसेक्ट कर रहा है, इसको नाम दे देते हैं आप ABCD, ठीक है। तो फिर से इस ट्रायंगल को देखो, यहाँ पे हम BPT यूज कर पाएंगे, नहीं यूज कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पैरेलल लाइंस नहीं दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि हम इस बार इस जगह से एक BD के पैरेलली एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, इसका नाम फिर से E दे देते हैं, ठीक है। तो ये पैरेलल जैसे ही हमने लाइन ड्रॉ किया तो क्या हो गया, BD इसके पैरेलल है और ये वाला लाइन ट्रांसफर जैसा काम करेगा। तो एंगल 1 इक्वल टू यहाँ पे 3 लिख दो, एंगल 3 हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो फिर से वैसे ही हम काम कर रहे हैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 हो गया, ठीक है। और अब की बार वैसे ही पैरेलल है, लेकिन इस लाइन को ट्रांसवर्स बोल देते हैं, ये पैरेलल लाइंस है और ये ट्रांसवर्स है, तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। और यहाँ पे फिर से वही चीज, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, तो एंगल 3 एंगल 4 के क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। और जैसे ही एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा, तो इसके सामने का साइड ये और इसके सामने का साइड ये आपस में इक्वल हो जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, BE इज इक्वल टू BC, डन। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पे हम पैरेलल लाइन है तो हम क्या क्या लिख सकते हैं, हम उसको लिखते हैं पहले, AE अपॉन BE इज इक्वल टू AC अपॉन CD लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको क्या कर सकते हैं हम, AE जो BE है, BE की जगह BC लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा, AE अपॉन BC इज इक्वल टू AC अपॉन CD। तो इस वाले में मैंने लिखा नहीं था कि क्या प्रूफ करना है, लेकिन ये प्रूफ करना था। तो ये आप देख लो अच्छे से कि ये क्या हो गया, अच्छा नहीं, इसमें ये प्रूफ नहीं करना था, इसमें ये प्रूफ करना था क्योंकि ये तो गिवन है नहीं, हमें AB अपॉन BC और AD अपॉन CD करना था, वो भी हो जाएगा इजीली, ठीक है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें इसको उल्टा करके 1 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा, जैसे हमने पिछली बार किया था वो BPT में। यहाँ पे हम क्या काम करते हैं, इसको हम थोड़ा सा लिखने का तरीका बदल देते हैं, वैसा ही लिखते हैं जो हमने पहले प्रूफ किया था। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, AB अपॉन EB बोलो या इसको BE बोल दो, क्योंकि यहाँ पे हमने BE प्रूफ करके रखा है इस चीज़ पे। लेकिन ध्यान देना होगा आपको भी कि जो लिखा होगा उसी को करने की कोशिश करनी। AB अपॉन BE लिख सकते हैं, ये पूरा अपॉन नीचे वाला पार्ट बताया था BPT में, ठीक है। तो इधर में भी वही होगा ना, AD अपॉन नीचे वाला पार्ट इज इक्वल टू AD अपॉन CD,
और बी किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन सी डी। तो आप ये देख लो कि एक्सटर्नली जब बाइसेक्ट करेगा तो क्या हो रहा है, ए बी अपॉन बी सी और ए डी अपॉन सी डी। ठीक है, इसके पहले इंटरनली बाइसेक्ट कर रहे थे, उसमें क्या होता है, ए बी अपॉन बी सी और यहाँ पे जो था ए डी अपॉन ये। तो इस तरीके से ऐसे भी प्रूफ करने के लिए आता है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने का तरीका हमने सीख लिया है। ठीक है, तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में इतना ही होना चाहिए। इसके बाद अगर देख लो कि ये क्या है, अब क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, ये एक ट्रेपीजियम दिया हुआ है, ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम दिया हुआ है। अब ट्रेपीजियम आपको मालूम होना चाहिए मेरे हिसाब से कि ट्रेपीजियम होता क्या है, मैं बता देता हूँ फिर भी। ट्रेपीजियम में क्या होता है, जो उसके दो साइड होते हैं ना पैरेलल होते हैं, और इधर वाला साइड ये अनपैरेलल, ये पैरेलल नहीं है। कोई भी दो साइड पैरेलल हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे ए बी और डी सी को पैरेलल दिया है। ठीक है, तो ए बी डी सी वहाँ पैरेलल लिखा हुआ है। और उसके बाद क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, ई एफ जो है ना ए बी के पैरेलल है। ठीक है, इस ट्रेपीजियम में, और हमें प्रूफ क्या करना है, ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी और बी एफ अपॉन एफ सी या सी एफ। ठीक है, जो ये प्रूफ करना है। अभी तक तो अपने ट्रायंगल के बारे में पढ़ा है बीपीटी से, ये तो ट्रेपीजियम आ गया, क्वाड्रिलेटरल आ गया। अब आप सोच रहे हो सर पढ़ाते हो ट्रायंगल, बोलते हो कि ट्रेपीजियम सॉल्व करके दिखाओ, क्वाड्रिलेटरल सॉल्व करके दिखाओ। लेकिन हम इसमें ध्यान से देखेंगे तो उसको यूज करेंगे बीपीटी को, देखो कैसे यूज करते हैं। उसके पहले ये सारे बच्चे जानते होंगे कि ई एफ जो है, ठीक है ना, ई एफ पैरेलल दिया हुआ ए बी के, लेकिन क्या ई एफ डी सी के पैरेलल होगा? हाँ भाई होगा। क्यों होगा? क्योंकि ए बी पैरेलल है डी सी के और ई एफ पैरेलल है ए बी के, तो इसी वजह से ई एफ डी सी के भी पैरेलल होगा। मतलब ये इसके पैरेलल है और ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो इसी वजह से ये वाला इसके पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके भी पैरेलल हो गया। यहाँ से हम ये समझ गए। अब हम इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल है। ठीक है, तो हम बस यहाँ पे क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्ट कर देंगे, डायगोनल को मिला दिया हमने। अब डायगोनल को जैसे ही मिलाया तो मैं एक काम करता हूँ, इसको कुछ देर के लिए इधर वाले को तुम भूल जाओ। ठीक है, फिर बाद में लिख लेंगे, इसको बाद में लिख लेंगे, केवल इसी को देखो। तो ये ट्रायंगल तुम्हें दिख रहा है कि एक ट्रायंगल है एडीसी ट्रायंगल है, और ये वाला अपन ये वाला अपन ये होगा क्योंकि पैरेलल लाइन है ना, जो पीपीटी में पढ़ा था। अब ये ट्रायंगल फॉर्म हो गया, एकदम हो गया सर। तो हम यहाँ से क्या रिलेशन ले सकते हैं, और इसको नाम हम कुछ भी दे देते हैं, ओ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रिलेशन होगा बीपीटी यूज करके, ए ई अपॉन ई डी, और यही देखो ये लेफ्ट साइड में लाना भी था, और वहाँ क्या हो जाएगा, ए ओ अपॉन ओ सी। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन 1 कर दिया। वेरी गुड। अब इसको फिर से हम ज्वाइन कर देते हैं, इसको हमने एफ बोला था। ठीक है, अब सेम चीज इधर वाले ट्रायंगल में भी दिख रहा है, ए सी बी में, कि ये दोनों पैरेलल है ना, लेकिन ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को हमने उल्टा करके रखा है, उल्टा ही कर दिया है। तो हम इसको लिख सकते हैं वहां से, इधर से, जैसे भी मर्जी लिखो। अगर इसको ऐसे लिखना हो तो लिख सकते हैं सी एफ अपॉन एफ बी, सी एफ अपॉन एफ बी को हम, ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं, और इधर वाले को सी ओ अपॉन ए ओ। लेकिन हमारी ये किसी काम का हो नहीं रहा है, इसको ओ सी लिख देते हैं पहले, जो होगा वही लिखेंगे हम, ओ सी। हम इसको उल्टा कर देते हैं, तो ये हो सकता है एफ बी अपॉन सी एफ, और इसके इधर लिखते हैं ओ सी अपॉन ए ओ। सॉरी, ये भी तो उल्टा होगा, इधर लिखो यार, ए ओ अपॉन ओ सी। तो यहाँ राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हो गया। दिख रहा है, ये वाला इसके इक्वल हो गया, तो ये वाला इसके इक्वल हो गया, और यही प्रूफ करना था। हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे चालाकी किया। जब भी प्रूफ करने की बात आएगी तो हम कॉमन टर्म को ढूंढेंगे कि कॉमन टर्म्स है कहाँ पे। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें कि हमने एक लाइन ड्रॉ किया, इसको कॉमन बना दिया, इससे इसको रिलेट कर दिया, क्योंकि हम ट्रायंगल को बीपीटी से यूज करना जानते हैं। हमने इसे कॉमन बना के यहाँ पे ये ले लिया, ये कॉमन था, दोबारा जब दूसरे साइड से जब ट्रायंगल को यूज किया तो ये फिर कॉमन हो गया, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, जैसे अभी कैंसिल हुआ वो, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया, कहानी खत्म, ये प्रूफ हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो ये हमारा है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं।
एक और क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें गिवन है ए बी किसके पैरेलल है, डी ई के पैरेलल दिया हुआ है, और ए सी डी एफ के पैरेलल दिया हुआ है, और प्रूफ करने के लिए क्या बोल रहा है, बी सी अपॉन ई एफ प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। इसका नाम दे देते हैं ओ। बहुत आसान है, बहुत अच्छे से देखोगे तो बहुत ही ईजी है। कैसे, देखो तुम्हें एक ट्रायंगल ऐसे दिखता होगा, दिख रहा है, और इस ट्रायंगल में ये पैरेलल है इसके, तो वो पैरेलल है, तुम लिख सकते हैं ओ बी अपॉन बी ई इज इक्वल टू ओ ए अपॉन ए डी। हाँ भाई, पैरेलल लाइंस गिवन है तो हम ऐसे लिख ही सकते हैं, ठीक है, बीपीटी यूज करके। फिर इस वाले ट्रायंगल में देखेंगे हम, इस वाले ट्रायंगल में क्या है, सेम चीज है, वैसे एक ट्रायंगल है और वो पैरेलल है उसके, तो हम उसको भी वैसे ही लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं उसको, ओ सी अपॉन सी एफ इज इक्वल टू ओ ए अपॉन ए डी। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दो, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दो, कर सकते हैं, है ना। तो अब क्या क्या दिख रहा है हमें, राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगा। हाँ सर, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया, ओ बी अपॉन बी ई, ठीक है, और ओ सी अपॉन सी एफ। तो ये क्या हो गया, ओ बी अपॉन बी ई और ओ सी अपॉन सी एफ, ये क्या इस ट्रायंगल में नहीं हो गया। तो जब ऐसा होगा तो जो हमने बीपीटी पढ़ा है उसका एक इनवर्स भी है, इनवर्स ऑफ बीपीटी, वो मैं भी बता दूंगा, इस क्वेश्चन के बाद बताऊंगा, क्योंकि मैं चाह रहा था कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए, फिर उसके बाद उसको डिस्कस कर लेंगे। तो जब पैरेलल लाइंस होते हैं, ठीक है, जो पैरेलल लाइंस होते हैं तो हम उसको रेशियो फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, करस्पॉन्डिंग रेशियो में लिख सकते हैं। जब अगर उसका मतलब इक्वल होगा, और जब रेशियो इक्वल होगा तो वो लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। यही है बीपीटी का इनवर्स, इनवर्स वाला जो है, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, बाय इनवर्स ऑफ बीपीटी, ये जब हो गया तो बाय इनवर्स ऑफ बीपीटी क्या होगा, बी डी सी पैरेलल टू ई एफ हो गया। इसमें भी हमने क्या चालाकी किया, वही काम किया कि एक ट्रायंगल इधर बनाया, इसमें ये वाला साइड हमने कॉमन रखा, एक ट्रायंगल इधर हुआ, इसमें ये वाला साइड कॉमन रहा। उसके बाद क्या हुआ कि ये इसकी वजह से ये इक्वल हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होती ऑटोमेटिक दिख रहा है कि प्रूफ हो गया। तो ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जिसमें कॉमन चीज को यूज करके वो कर लेंगे। तो अब हम आते हैं कहाँ पे, इनवर्स ऑफ बीपीटी, ठीक है। तो इनवर्स ऑफ बीपीटी बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसका प्रूफ भी क्या ही है, बहुत सिंपल सा है, एबीसी, ठीक है। इसमें क्या कहता है, पहले वाले में क्या था कि अगर हम पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दे, पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दे एक साइड के, तो रेशियो को क्या इक्वली डिवाइड कर देता है, ठीक है। अब क्या है कि अगर रेशियो अगर इक्वल हो, इसको डी नाम दे देता हूं अभी, रेशियो अगर इक्वल हो, जैसे ये था AD अपॉन DB और इज इक्वल टू A अपॉन EC, तो ये लाइंस आपस में पैरेलल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रूफ देख लेते हैं कैसे। अब इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। तो पहले हमने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, अब हम उस टॉपिक पे आ चुके हैं जिसको हमने बहुत बच्चे सोच रहे हैं उतनी देर से कर लिया, इनवर्स ऑफ बीपीटी तो सर ने पढ़ाया नहीं, ठीक है, लेकिन अब वो आया, ठीक है, इस तरीके से। तो हमें क्या अब गिवन है, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC है गिवन। तो ये कहता है, ये थ्योरम ये कहता है कि DE पैरेलल होगा BC के। तो चलो हम कुछ देर के लिए ये मान लेते हैं कि ये पैरेलल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये ऐसा ही है, इसका कोई पिछली बार डीपीटी की तरह एकदम बढ़िया से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल के सॉल्व करने का नहीं है, इसका ठीक उसका रिवर्स है। इसलिए इसको हमें सोचना होगा, क्योंकि अब तो तुम समझ चुके हो कि हाँ ये इक्वल है तो ये दोनों का रेशियो सेम होगा, तो अब रेशियो तो ये दोनों पैरेलल ही हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, प्रूव करने का एज्यूम करना होगा, जैसे हम √2 इररेशनल नंबर नहीं है, ये प्रूव करके देखा बोलता है, लेकिन असल में होता नहीं है, √2 तो इरेशनल नंबर ही होता है, ठीक है ना। तो उसमें क्या करते हैं, कुछ एज्यूम कर लेते हैं कि ये कुछ देर के लिए हम उसको इरेशनल नंबर बोल देते हैं, फिर बाद में कंट्राडिक्ट हो जाता है, बस वैसा ही यहाँ पे कहानी है। तो हम मान लेते हैं कि डी पैरेलल नहीं है इसके बीसी, एक और कोई लाइन है यहाँ पे, इसको एल बोल देते हैं कि डीएल पैरेलल है बीसी, हम ये मान लेते हैं, ठीक है। तो डीएल अगर पैरेलल बीसी है तो थेल्स थ्योरम बीपीटी से क्या लिख सकते हैं हम इसको,
ए डी अपॉन डी भी लिख सकते हैं और इज इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी लिख सकते हैं, ठीक है, ये तो लिख सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो गिवन दिया हुआ था वो तो ये दिया हुआ है, यानी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल तो राइट हैंड साइड के इक्वल होगा। तो ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। तो ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ये अब हम क्या करेंगे, इन दोनों साइड हम चालाकी करेंगे, इधर भी 1 ऐड कर देंगे और इधर भी 1 ऐड कर देंगे, ठीक है, इधर भी 1 ऐड कर दिया, इधर भी 1 ऐड कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस ई सी अपॉन ई सी हो जाएगा, और इधर क्या होगा, ए एल प्लस एल सी अपॉन नीचे एल सी हो जाएगा, ठीक है। तो ए और ई सी क्या हो जाएगा, ए प्लस ई सी, ये क्या हो जाएगा, ए सी, यहाँ पे लिखता हूँ ए सी, और नीचे क्या है, ई सी, तो ई सी रहने देते हैं, इज इक्वल टू एल प्लस एल सी क्या है, एल प्लस एल सी क्या होगा, वो भी ए सी ही होगा, और नीचे में क्या है, एल सी, तो एल सी रहने देते हैं। तो अब ध्यान से देखो, ऊपर वाला पार्ट है इक्वल हो गया, और ये रेशियो बोल रहा है इक्वल है, तो ऊपर वाला पार्ट अगर इक्वल हो गया तो नीचे वाला पार्ट इक्वल होगा, तभी तो ये रेशियो इक्वल होगा, है ना। जैसे मान लो कि अगर AC की जगह 1 है, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं दूसरे तरीके से, इसको कैंसिल कर दो, कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, EC इक्वल टू क्या हो जाएगा, LC हो जाएगा। वो समझाने के लिए बोल रहा था कि जब ऊपर का पार्ट इक्वल है तो नीचे का पार्ट भी इक्वल होगा, तभी रेशियो इक्वल होगा। तो भाई मैथमेटिकली ये देख लो कि AC से कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तो EC LC के इक्वल हो जाएगा, रिवर्स होके, ठीक है, 1 अपॉन EC 1 अपॉन LC क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो EC इक्वल टू LC, तो EC इक्वल टू बोलता है LC होगा, यानी ये कह रहा है कि EC और ये LC इक्वल होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तभी इक्वल हो सकता है ना अगर ये पॉइंट जरा सा भी इधर से ऊपर हो गया तो आपस में इक्वल नहीं होगा ये। लेकिन अगर ये कहता है EC और LC इक्वल, इसका मतलब L और E इसी पॉइंट पे होना चाहिए, E पे ही होना चाहिए, तभी ऐसा कंडीशन हो सकता है। तो यहाँ से हो गया कि हमने जो अज्यूम किया था कि L DL पैरेलल होगा, वो नहीं होगा। क्या पैरेलल होगा, DE पैरेलल होगा, इसीलिए ये इसका प्रूफ है, ठीक है। तो यही है रिवर्स कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम या बीपीटी, और इसमें हमने कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हुए एक चीज़ और देख लेते हैं कि इसमें कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि अगर 3 लाइन पैरेलल हो, ठीक है, 3 लाइन पैरेलल है और इधर एक ट्रांसवर्स लाइन है और इधर एक ट्रांसवर्स लाइन है, ठीक है। तो अभी हमें प्रूफ करने के लिए क्या आ जाएगा, इसका अगर हम नाम दे दें A B C, इस पॉइंट का नाम दे रहा हूँ D E F। अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो क्या करोगे कि सर कैसे प्रूफ करेंगे, ये तो ट्रायंगल भी नहीं बन रहा है। तो बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं सर यहाँ पे भी वही लाइन ड्रॉ कर देते हैं। हाँ, कर सकते हैं, लेकिन उससे एक और तरीका मैं बता दे रहा हूँ कि क्या हो सकता है कि अगर इसके पैरेलल एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दें और इसको GH नाम देते हैं, ठीक है। तो अभी हमें क्या दिख रहा है, अब हम इसको लिख सकते हैं, ये पैरेलल है इसके, तो हम इसको लिख सकते हैं AB अपॉन BC इज इक्वल टू AG अपॉन GH, लिख सकते हैं। और ये ध्यान से देखा जाए कि हमने क्या किया है, इसके पैरेलल इसके ड्रॉ किया है और ये पहले से पैरेलल है। तो जब ऐसा होता है इसका मतलब AGED क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम हो गया मतलब ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट जो है DE, ये किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, और ये वाला पार्ट किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। तो हम AG की जगह लिख सकते हैं DE और GH की जगह लिख सकते हैं EF। तो ये क्या हो गया, AB अपॉन BC और DE अपॉन EF। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, उसको ऐसे सॉल्व करोगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे अब सारा कहानी खत्म हो गया है बीपीटी से रिलेटेड चीज़ों को, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। बाकी आप प्रैक्टिस करोगे, देखोगे क्या होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम सिमिलरिटी के लिए 3 थ्योरम है उसकी बात करते हैं, जिसको जैसे कि आपने कॉन्ग्रुएंसी में पढ़ा था, जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में 4 थे, SAS, SSS, ASA और RHS।
वैसे ही यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे जो पहला थ्योरम है, ठीक है, पहला थ्योरम है उसको बोलते हैं ट्रिपल ए सिमिलैरिटी। ट्रिपल ए का मतलब क्या हो गया? एंगल एंगल एंगल, ठीक है। तो ये कहता है इस थ्योरम के अनुसार क्या है ये देख लेते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था? एक ही ट्रायंगल में हम सब कुछ पढ़ रहे थे। अब हम ट्रायंगल, दो ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे। तो एक ट्रायंगल अगर हमारा ये हो गया, दूसरा ट्रायंगल इससे थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। इसको हमने नाम दिया ए बी सी और ये हो गया डी ई एफ, ठीक है। तो एंगल 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 क्या कहता है? एंगल 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 ये कहता है कि अगर ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाए, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाए और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाए, तो इसके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे, उनका रेशियो प्रोपोर्शन वो इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ हो जाएगा, ठीक है। अगर एंगल 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 ये तीनों इक्वल हो तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तब ये दोनों ट्रायंगल को क्या बोलेंगे? हम सिमिलर बोलेंगे, ठीक है। तो ट्रिपल ए को यूज करके हम दो ट्रायंगल को सिमिलर करने की कोशिश करेंगे। तो हम कैसे करेंगे? पहले हम ट्रिपल ए लगाएंगे, उससे हमें मालूम चल जाएगा कि इनके सामने का साइड कौन कौन सा है, करस्पॉन्डिंग साइड्स उनके रेशियो को लिख देंगे। और जब ऐसा हो जाएगा तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो गया, एंगल्स भी इक्वल हो गए और उनके साइड्स का रेशियो भी इक्वल हो गया। तो जब ऐसा हुआ तो ट्रायंगल क्या हो गया? सिमिलर हो गया। तो एक है ट्रिपल ए, एंगल एंगल एंगल। तो चलो भैया एंगल 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 है तो हम इसको प्रूव कर लेते हैं। बहुत ही आसान है, उसको हम प्रूव कर लेते हैं और फिर देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं। तो हम प्रूव करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? इसको पहले तो इसको मिटा देंगे, ठीक है। इसी ट्रायंगल को रहने देते हैं। तो हम क्या करते हैं कि ए बी जो डिस्टेंस है, इसी हमने ये देख लिया कि हमें अभी क्या है, तीन एंगल गिवन हो गया। जब ऐसा दिया हो तो ट्रिपल ए को प्रूव करने के लिए तो तीन एंगल गिवन हो गया। ऐसे ऐसे करके तीन एंगल इक्वल है, ए डी के इक्वल है, बी ई के इक्वल है, सी एफ के इक्वल है। अब क्या होगा कि ए बी जो है, ए बी डिस्टेंस हम यहाँ से यहाँ तक सेम, ए बी जो है ये जो डिस्टेंस है ए बी, ये डी और यहाँ पे कुछ नाम दो के। तो ये डी के इक्वल हमने क्या किया? कट कर लिया, इसको मेजर कर लिया और उसके इक्वली हमने डी के को कट कर लिया और एसी के इक्वल हमने एक यहाँ पे एल कट कर लिया, ठीक है, और इसको मिला दिया। कर सकते हैं? एकदम कर सकते हैं। तो हमारा क्या हो गया कि ये साइड इसके इक्वल हो गया, ये साइड इसके इक्वल हो गया और ये एंगल इक्वल है, हो गया। तो अब क्या हो गया? इस वजह से क्या हो गया कि आप ये देखो, ये साइड इसके इक्वल हो गया, ये वाला साइड इसके इक्वल हो गया और ये एंगल इसके इक्वल हो गया। तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी यूज करके हम क्या कर सकते हैं? ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके? डी के एल के। ये दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ? एंगल बी इसके इक्वल हो गया और एंगल सी इसके इक्वल हो गया, ठीक है। हो गया। तो हमने क्या किया कि सेम साइज का इधर और इधर कट कर लिया, ये वाला इधर और ये इधर। तो साइड तो हमें मालूम चल गया कि भैया इक्वल है, कट ही वही कर रहे हैं और एंगल ये पहले से हमने दे रखा है ट्रिपल ए की वजह से। तो साइड एंगल साइड यूज करके हम दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर लिया। जब कॉन्ग्रुएंट कर लेते हैं तो क्या होता है कि इसके बचे हुए एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे, साइड्स आपस में इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये वाला जो साइड है ये भी तो इसके इक्वल ही हो गया, डन, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट में सारे साइड्स, सारे एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो ये इक्वल हो गया। तो अब क्या है कि अब हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं? अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये वाला इसके इक्वल हो गया और ये वाला इसके भी इक्वल है। एंगल बी एंगल इसके इक्वल है और एंगल बी इसके भी इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला एंगल इसके इक्वल नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो और सेम कंडीशन ये इसके इक्वल है और ये वाला इसके इक्वल है, तो ये आपस में ये भी इक्वल हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। तो अब आप देखो कि ये एंगल इसके इक्वल है
और ये 2 लाइन है, तो ये कब होता है? ये तब होता है जब करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो, तभी होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो साइड है इसके क्या होगा, पैरेलल हो गया। ठीक है, ये मैं लिख कम रहा हूँ क्योंकि है नहीं बहुत आसान सा है, इसलिए लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं समझा रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ कि ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये तब इक्वल होगा जब इन दोनों को देखेंगे, इस 2 ट्रायंगल में। तो ये दोनों कब इक्वल होगा, जब करस्पॉन्डिंग एंगल्स होगा। मतलब जो हमने पैरेलल लाइंस में पढ़ा था, ये पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्स ऐसा काम कर रहा है, तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया और सेम इधर इसके इक्वल हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि ये पैरेलल है, तभी इक्वल होगा, वरना नहीं होता। तो ठीक है, तो जब पैरेलल हो गया तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बीपीटी से डीके अपॉन केई, डीके अपॉन केई, या फिर हम वो बड़ा वाला भी लिख सकते हैं। हाँ, डीके अपॉन केई लिख रहे हैं हम, लिखते हैं इसको डीके अपॉन डीई इज इक्वल टू डीएल अपॉन डीएफ। वो मैंने जो 3 बताए थे कि 3 फॉर्म में हम लिख सकते हैं, मैंने एक फॉर्म को यूज कर लिया कि ये साइड इतना दूर और पूरा वाला, ये साइड और ये पूरा वाला यूज कर लिया हमने। या फिर उल्टा भी यूज कर सकते हैं कि ये पूरा साइड डी अपॉन ये अपॉन ये, उसी को रिवर्स करने से ये हो जाएगा डीके अपॉन डी डीएल अपॉन डीएफ। हो सकता है, हाँ हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, डीके किसके इक्वल है इस वाले ट्रायंगल में, एबी के इक्वल है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं डीके की जगह एबी और नीचे डी को रहने दो, और वहाँ डीएल किसके इक्वल है, एसी के इक्वल है। तो एसी अपॉन डीएफ ये इक्वल हो गया। तो अब देखो यार ये क्या हो गया, ये अपॉन ये ट्रायंगल का ये, अगर अब इसको भूल जाया जाए, इसको कुछ देर के लिए अंदर वाले पार्ट को, क्योंकि हमने तो कंस्ट्रक्ट किया था, जो प्रूफ करना था वहां तक हम पहुंच रहे हैं। तो अब क्या हो गया, AB अपॉन DE और AC अपॉन DF ये आ गया। लेकिन अभी तक हमारे पास BC अपॉन EF नहीं आया। तो BC अपॉन EF नहीं आया, तो उसके लिए हमें कुछ करना होगा, तो उसके लिए करते हैं। तो ये तो मालूम चल गया कि हाँ 2 साइड का रेशियो तो हमने इक्वल कर लिया, अब थर्ड साइड बचा हुआ है। तो थर्ड साइड के लिए क्या करना होता है कि ये जो BC साइड है, ये BC जो साइड है, इसको मेजर करके इसके इक्वल कट कर लो, और ये जो AB है कट कर लो, और अब ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, अब होगा कि ये एंगल इक्वल हो गया ए की वजह से कि गिवन था स्टार्टिंग से ही। ठीक है, और ये वाला BC इसके इक्वल हो गया, इसका नाम हम कुछ और रख देते हैं, MN रख देते हैं। ये तो गैप कर दिया जाए इसको, है ना, MN। तो EM BC के इक्वल हो गया और EN इसके इक्वल हो जाएगा, है। तो हमने कट किया, BC EM के इक्वल कट कर लिया और AB यहाँ पे कट कर लिया। ठीक है, तो ये कर लिया। तो अब क्या हो गया कि अब आप देखो SAS से ये फिर कॉन्ग्रुएंट हो गया, SAS से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये वाला जो एंगल होगा वो इसके इक्वल हो जाएगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। अब फिर से अब इस बड़े वाले ट्रायंगल में देखो और इस छोटे वाले ट्रायंगल में देखो, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल हो गया। तो क्यों, क्योंकि ये इसके इक्वल गिवन था स्टार्टिंग से ही, और इसलिए मैंने 3 मार्क किया कि ये समझ में आ जाए कि हाँ पहले से क्या क्या गिवन दिया हुआ। 2 मार्क किया हुआ, इसका मतलब ये इसके इक्वल था, तो ये इसके इक्वल हो गया। ये और ये कब इक्वल होगा, जब ये पैरेलल होगा और ये कॉरस्पॉन्डिंग लाइन होगा, सॉरी अल्टरनेट ये ट्रांसवर्स लाइन होगा ये, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गया, तो ये इक्वल हो गया। ठीक है, क्योंकि अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, इसका मतलब ये वाला साइड इसके इक्वल हो चुका है और ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो अब हम इसको फिर से क्या लिख सकते हैं, अब हम इसको फिर से लिख सकते हैं जैसे पिछली बार लिखा था। इसको हम लिख सकते हैं EN अपॉन ED, EN अपॉन ED, है ना, EN अपॉन ED और इज इक्वल टू EM अपॉन MF। ये हम लिख सकते हैं, इसको हम हटा देते हैं, ये पिछले टाइम का था। EM अपॉन MF लिख सकते हैं, या फिर इसको दूसरे फॉर्म में लिख दो, सबसे बढ़िया वो रहेगा कि EN अपॉन ED इज इक्वल टू EM अपॉन, अच्छा EF ही लिखा था,
एमएफ पढ़ा था, ठीक है। तो ये हो गया। और ई एन किसके इक्वल है इसमें, ए बी के इक्वल है, तो ए बी लिख दिया। और ई डी किसके इक्वल है, ई डी को ई डी के पास ही रहने दो, चेंज नहीं करते हैं। ई डी बोलो या डी ई बोलो, यहाँ पे डी लिखा हुआ है ना, तो डी ई कर सकते हैं। और ई एम किसके इक्वल है भाई, ई एम इक्वल है बी सी के, तो बी सी अपॉन ई एफ, ठीक है। तो अब हम देखो ये कहीं है इसमें, इसको अगर हम बदल दें, ई डी लिखो या डी ई लिखो, तो यहाँ क्या दिख रहा है, ए बी डी ई, ए बी डी ई, तो इसका मतलब ये भी आपस में इक्वल है, ठीक है। यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल तो राइट हैंड साइड भी इक्वल, तो इसका मतलब इसको हम मर्ज करके लिख सकते हैं टोटली, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। देखो, तो इससे हमें क्या मालूम चलेगा, इसे हमें मालूम चलेगा कि जब एंगल्स इक्वल होंगे तो साइड का रेशियो क्या होगा, प्रोपोर्शन वो भी इक्वल होगा। देखो आ गया, ए बी अपॉन डी और ए सी अपॉन डी एफ और बी सी अपॉन ई एफ, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से ये समझाने के लिए किया था कि ऐसे प्रूफ करके आप ट्रिपल ए को आप प्रूफ कर सकते हो, लेकिन आप इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हो, ठीक है। जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें डायरेक्ट यूज कर लोगे कि कैसे कैसे ये यूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद अगला जो है ये ट्रिपल ए हो गया। इसके बाद अगला है ट्रिपल एस। लगभग सब सेम तरीके से ही सबको प्रूफ करना है, ठीक है, ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। इसका प्रूफ आपको पूछेगा नहीं, फिर भी मैं समझाने के लिए आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि अगर ये समझ गए तो आप कुछ भी प्रूफ कर पाओगे। ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। तो अब हम दूसरा जो थ्योरम है एस एस एस, साइड साइड साइड। साइड 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 मतलब क्या कह रहा है, इसका मतलब है कि गिवन क्या हो गया हमारे पास, कि ये कह रहा है कि ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ, ये गिवन है। तो ये क्या कह रहा है कि जब साइड के रेशियो आपस में इक्वल होंगे, साइड 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 यानी तीनों साइड, इस ट्रायंगल का साइड उस ट्रायंगल के साइड के रेशियो को इक्वल होगा, तो इसके एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे, इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। और इसका मतलब जब इक्वल होंगे तो ये क्या हो जाएगा, सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है, डन। तो हमें फिर से अब क्या प्रूफ करना है, अब हमें एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, और एंगल सी नहीं है ये, ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई और एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ को ये प्रूफ करके दिखाना होगा। जैसे पिछली बार हमने साइड्स को, रेशियो को प्रूफ किया था, एंगल गिवन था, रेशियो को प्रूफ किया था, रेशियो गिवन है, एंगल को प्रूफ करना है। तो लगभग कुछ वैसा ही काम करेंगे इसमें भी सेम वैसे ही कर देंगे कि ए बी साइज का हम यहाँ पे कट कर लेंगे और ए सी साइज का यहाँ पे कट कर लेंगे, इसको मिला देंगे, इसको हमने बोल दिया जी एच, ठीक है, इसको हमने क्या बोल दिया, जी एच बोल दिया। तो जी एच बोल दिया तो हम इसको ऐसे लिख सकते थे, ये हमारा गिवन कंडीशन हो गया। हम यहाँ पे हम ऐसा ए बी जो जी एच के इक्वल हो गया, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इस इक्वेशन को देख के, हम ए बी और जी डी आपस में इक्वल है, तो वहाँ पे ए बी की जगह जी डी लिख सकते हैं। हमने वहाँ पे लिख दिया जहाँ पे ए बी अपॉन डी ई था इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ था, वहाँ पे हमने ए डी की जगह क्या लिख दिया, डी जी अपॉन डी ई, डी जी अपॉन डी ई, और ए सी की जगह हमने लिख दिया डी एच अपॉन डी एफ, है ना, क्योंकि हमने ये इसके इक्वल कट किया और ये इसके इक्वल कट किया। अब आप इसको ध्यान से देखो कि डी जी अपॉन डी ई इस ट्रायंगल में आते हैं, डी जी अपॉन डी ई और डी एच अपॉन डी एफ। ये हमने बीपीटी में क्या सीखा था कि जब ऐसा होगा इसका मतलब हो गया कि ये दोनों लाइन क्या हो गए, पैरेलल हो गए, पैरेलल हो गया, इसका मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, है ना, पैरेलल हो गया भाई, इसकी वजह से, इस कंडीशन की वजह से ये पैरेलल हो गया। तो हमने यूज कर दिया उसको, तो यूज कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास क्या रह गया
तो हम ये समझ गए कि ये ऐसा हो सकता है कि दो एंगल जी एंगल ई के इक्वल हो गया, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, सोचो कि इसमें क्या और हम क्या कर सकते हैं। अब हमें क्या बचा हुआ है, अब हम किसी तरीके से, ये तो देखो ये जो एंगल डी है, ये क्या है एंगल डी। अगर तुम ये छोटे वाले ट्रायंगल में देखो और बड़े वाले ट्रायंगल में देखो वो कौन सेम है, कॉमन एंगल है, एंगल डी दोनों में कॉमन है तो, है ना। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे चलते हैं कि हमें ये मालूम है कि ये वाला और ये वाला, ये तीन चीज मालूम हो गया। तो हम इन दोनों को सिमिलर तो बोल ही सकते हैं कि ये छोटा ट्रायंगल इस बड़े ट्रायंगल के सिमिलर हो गया। ठीक है, छोटा ट्रायंगल बड़े ट्रायंगल के सिमिलर हो गया। और यहाँ पे क्या है कि ये वाला साइड इस साइड के इक्वल है, ये वाला साइड इस साइड के इक्वल है। ठीक है, और ये वाला एंगल इसके इक्वल है। ठीक है, तो यहां से क्या हो गया कि ये वाला जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल के क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, और ये वाला जो ट्रायंगल छोटा वाला ट्रायंगल है ये बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा कि ABC जो ट्रायंगल हो गया, ABC वो क्या हुआ, कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्रायंगल DGH के, और ट्रायंगल जो है DGH वो सिमिलर किसके हो गया, ट्रायंगल DEF के, बड़े वाले ट्रायंगल के। ठीक है, तो हम जो स्टार्टिंग में बताए थे कि जो कॉन्ग्रुएंट होगा वो क्या होगा, वो सिमिलर भी होगा। सिमिलर तो हो जाएगा, जो कॉन्ग्रुएंट हो सिमिलर भी हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला जो ट्रायंगल है इसके सिमिलर हो गया, और ये वाला सिमिलर है इसके, इसका मतलब ये वाला ट्रायंगल किसके हो जाएगा, इसके सिमिलर हो जाएगा। तो हमने यही प्रूफ करना था कि ABC और उसके DEF के क्या हो गया, सिमिलर हो गया। और जब सिमिलर हो गया इसका मतलब क्या हो गया कि ये तो इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम वो इससे मालूम हो गया। अब हम, हाँ अब एक चीज और है कि अब हम कैसे मालूम करेंगे कि कौन सा किसका करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो ये सीख लेते हैं। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स के लिए हम क्या देखेंगे कि इस ट्रायंगल में इसको अलग से देखते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स में कौन कैसे किसके इक्वल होता है उस चीज को हम देखते हैं। ठीक है, तो उस चीज को सीख लेते हैं। तो अभी जो हमने ये जो दो पढ़ा ये प्रूफ करने को आएगा नहीं, बस आपको यूज करने आना चाहिए। ठीक है, इसीलिए उस पर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है नहीं प्रूफ पे, लेकिन आप उसको समझ जरूर के रखोगे। तो अगर ये दोनों सिमिलर है और हमें दिया हुआ है AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF इज इक्वल टू BC अपॉन EF। ठीक है, ऐसे दिया हुआ, साइड्स दिए हुए, इनका रेशियो दिया हुआ कि इक्वल है, तो कौन सा एंगल किसके इक्वल होगा, तो हम वो ढूंढते हैं। मैं वो आपको सिखा देता हूँ क्योंकि ये बहुत जरूरी है, लोग भूल जाते हैं बच्चे कि कैसे कैसे क्या होगा। तो AB कहाँ है, AB यहाँ है, और DE कहाँ है, DE यहाँ है। ठीक है, तो AB के सामने का एंगल कौन सा है, एंगल C, और DB के सामने का एंगल कौन सा है, एंगल F। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस जगह से हमें मालूम चल गया कि एंगल C एंगल F के इक्वल है। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही निकालते हैं हम। किस, अगर एंगल मालूम हुआ तो साइड, और साइड हुआ तो कैसे एंगल। तो साइड हमें मालूम है कौन किसका रेशियो किसके इक्वल है, तो AB अपॉन DE दिया हुआ, AB अपॉन DE, इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो एंगल, इसके सामने का जो एंगल है और उसके सामने का एंगल, यही आपस में इक्वल होगा। फिर दूसरा है AC, AC ढूंढ लो, AC यहाँ पे है, तो इसके सामने का एंगल कौन सा है, ये एंगल B, तो एंगल B किसके इक्वल होगा, बताओ भाई, DF है, DF ढूंढो कहाँ है, यहाँ पे, इसके सामने का एंगल कौन, E, तो एंगल E के इक्वल हो गया। फिर उसका आखिरी कौन सा बचा है, BC, इसके सामने का एंगल A, हर बार ऐसे ही ढूंढेंगे। और EF, EF क्योंकि इसके प्रोपोर्शन है EF, EF के सामने का एंगल कौन सा है, D, तो एंगल D के इक्वल हो गया। तो इस तरीके से हम एंगल ढूंढ लेंगे। लेकिन जब एंगल इक्वल होगा तो साइड भी ऐसे ही ढूंढेंगे। जैसे एंगल C इक्वल टू एंगल F दिया हुआ है, तो एंगल C के सामने का साइड कौन सा है, AB, तो AB लिख देंगे। और एंगल C इस ट्रायंगल में किसके इक्वल है, F के इक्वल है, तो F के सामने का साइड ये। ठीक है, और B E आपस में इक्वल है, B और E आपस में इक्वल है, तो B के सामने का साइड कौन सा है, AC, और E के सामने का साइड क्या है, DF।
तो ऐसे कर करके हम ढूंढ लेंगे कैसे कैसे होगा। अगर आपको कभी गिवन ऐसा दे दें कि कौन किसके करस्पॉन्डिंग साइड्स है, ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ 60 डिग्री, इसको बोल देता हूँ 80 डिग्री, और ये कितना हो गया फिर 40 डिग्री, ठीक है, 60 40 80 180 डिग्री हो गया। इसका नाम दे दिया जाए ABC, और ये ट्रायंगल ऐसे कर दिया, ठीक है, इसमें यहाँ पे बोल दिया 60 डिग्री, यहाँ पे बोल दिया 40 डिग्री, और यहाँ पे बोल दिया 80 डिग्री, और इसका नाम दे दिया DEF। तो अब कौन किसके करस्पॉन्डिंग होगा, तो हम एंगल को देखेंगे कौन एंगल किसके इक्वल होगा। तो इसके सामने का कौन सा होगा BC, तो BC लिख देंगे अपॉन 60 इसके इक्वल है DE। ये ट्रायंगल घुमा दिया हमने, उससे मतलब नहीं है, हमें एंगल को ढूंढना है। 80 वहां पे 80 के सामने का AC, और इस 80 के सामने का कौन सा है DF, और 40 के सामने का AB, तो इसमें 40 कहाँ है यहाँ, तो ये वाला हो गया EF। तो ऐसे करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और ढूंढ सकते हैं कि कौन सा किसके इक्वल है, ठीक है। इसके बाद एक हमारे पास और थ्योरम है। हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने ट्रिपल ए पढ़ लिया, हमने SSS पढ़ लिया, वैसे ही हमारे पास एक और कौन सा बच गया, साइड एंगल साइड, ठीक है। तो ये भी लगभग वैसे ही प्रूफ होगा, लेकिन इसमें भी इसका मतलब है, सिंपली समझ लो कि जब एंगल और एंगल फर्स्ट वाले में इक्वल होंगे तो उसका करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल होगा। साइड SSS जो है साइड, उसमें जब साइड्स आपस में करस्पॉन्डिंग इक्वल होंगे तो उसका करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। तो इसमें साइड्स जो इक्वल होंगे उनका रेशियो जो इक्वल होगा, प्रोपोर्शन जो इक्वल होगा, तो उसका करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएगा। और एस में इसमें क्या गिवन होगा कि साइड एक दिया होगा, उसका प्रोपोर्शन दूसरे ट्रायंगल के साइड के इक्वल होगा, एंगल एक दिया होगा, उसका प्रोपोर्शन दूसरे ट्रायंगल के इक्वल दिया होगा, और एक और जो साइड दिया होगा तो वो इसके इक्वल हो जाएगा। तब ऐसा होगा तो क्या होगा, वो कंडीशन फुलफिल करने पे क्या हो जाएगा, दो ट्रायंगल जो आपस में सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से हम यूज कर करके हम आगे बढ़ेंगे, और कुछ है नहीं इसमें टॉपिक में। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं इनके बेसिस पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या गिवन है, AB पैरेलल है CD के, और हमें क्या प्रूफ करना है, AOB COD के सिमिलर है कि नहीं, ठीक है। यानी AB पैरेलल CD के, बस यही गिवन है और तो कुछ गिवन ही नहीं है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, देखो बहुत आसान सा है। अगर ये इसके पैरेलल है, CD और AB आपस में पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्स लाइन जैसा काम करेगा। तो ये एंगल जो होगा, इसको एंगल 1 बोलते हैं, ये एंगल 2, ये आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया, ठीक है। ट्रांसवर्सल लाइन, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और इधर भी देखोगे कि अब ये वाला जो लाइन है ये भी ट्रांसवर्स ऐसा काम कर रहा है, तो ये एंगल 3 ये एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। और ये वाला जो एंगल है इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल 5 एंगल 6, एंगल 5 और एंगल 6, ठीक है। तो ये ट्रिपल ए से क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया, हेंस प्रूव्ड। कितना सिंपल शॉर्टकट है। अब इसका तुम्हें साइड का रेशियो अगर पूछे तो तुम वो भी सॉल्व करके दिखा सकते हो। ढूंढ लो कि कौन किसके सामने का साइड है, एंगल 1 के सामने का OB है, एंगल 2 और एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल के सामने का ये है OC है। ऐसे कर करके हम सारा सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ क्या है कि अगर आप ये जानते हो कि अगर एक ट्रायंगल है इस तरीके से, अगर ये 60 डिग्री है, ये 80 डिग्री है, तो हमें ये मालूम है कि तीनों एंगल का सम जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री का होता है। तो ऑटोमेटिक हम इस एंगल को निकाल सकते हैं। 180 माइनस 60 प्लस 80 कर दिया जाए तो ये निकल जाएगा। तो 60 प्लस 80 कितना, 140, यहाँ से क्या आ जाएगा 40 डिग्री। तो हमें अगर ये दो एंगल मालूम है तो ऑटोमेटिक तीसरा एंगल मालूम हो जाता है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, ट्रिपल ए पढ़ा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते थे कि अगर हमें इसको हम ना भी जाने कि हमें ये नहीं मालूम है कुछ भी, ठीक है, और हमें केवल ये इसके इक्वल ये इसके इक्वल मालूम चल गया, तो इसका मतलब हुआ कि ये आपस में इक्वल होगा ही होगा। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल यहाँ पे दिख रहा है, इसीलिए नहीं होता, दो अलग अलग ट्रायंगल होते हैं। मान लीजिए एक और यहाँ पे एक ट्रायंगल है, ये भी 60 डिग्री है और ये भी 80 डिग्री है, तो यही केवल गिवन है, सिर्फ यही दोनों गिवन है
कि ये 60, ये 60, ये 80, ये 80, इसके बारे में नहीं मालूम है, इसके बारे में नहीं मालूम है, लेकिन बाई एंगल सम प्रॉपर्टी आप तो ये इसको यूँ निकाल सकते हो कि ये कितना है, ये 40 डिग्री हो गया, ये भी 40 डिग्री हो गया, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको नहीं निकालेंगे और हमें ये मालूम हो जाएगा कि अगर ये फर्स्ट एंगल के इक्वल, सेकेंड एंगल के इक्वल हो गया, इसका मतलब हो गया कि ये तीनों एंगल के इक्वल होगा। तो जो अभी हमने ट्रिपल ए सिमिलरिटी पढ़ा था, तो एक डबल ए सिमिलरिटी भी होती है, ठीक है, कि अगर दो एंगल भी हो गया, और आप इसको लिख सकते हो कहीं पे भी प्रूफ करते समय, क्वेश्चन सॉल्व करते समय, कि बाई ट्रिपल ए, बाई डबल ए, बाई एसएसएस, बाई एसएएस, तो इसको यूज कर सकते हैं आप डबल ए की वजह से, ठीक है। तो ये यहाँ पे बताना बाकी था, ये इसको बता दिया, इसका कोई प्रूफ नहीं है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या करना है, इसमें हमें इस एंगल को फाइंड आउट करना है, ठीक है, इस एंगल को फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, हमें कुछ भी नहीं मालूम है दोनों के बारे में, सिमिलर है कि नहीं है। तो हम देखेंगे जो बी ए साइड है ये 2 है, ये 4 है, हमें इसको ऑब्जर्व करना होगा, ये 2 है, ये 4 है, ये 3 है, 6 है, ये 5 है, ये 10 है। तो हमें दिख रहा है कि भाई साहब दोगुना है, मतलब ये 2 है तो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10। तो इनका रेशियो देखते हैं, चेक करते हैं क्या है। तो हम 2/4 कर दें और उधर 4/3/6 कर दें और 5/10 कर दें। तो हम देखेंगे कि इसको कैंसिल करने पे 1/2 आता है, ये 1/2 आता है और ये भी 1/2 आता है। इसका मतलब क्या होगा, ये आपस में इक्वल हो जाएगा। तो सारे रेशियो इक्वल है, रेशियो इक्वल है मतलब दो ट्रायंगल में जब तीनों साइड का रेशियो इक्वल है, मतलब कि एस को प्रॉपर्टीज को यूज करके हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो दो ट्रायंगल है ये आपस में क्या है, सिमिलर है, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गया, हमें यहाँ से ये मालूम हो गया, लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, एंगल ई। तो एंगल ई कैसे मालूम करेंगे, ठीक है। तो एंगल ई मालूम करने के लिए हमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स ढूंढना होगा। तो हमें यहाँ से क्या मालूम हो गया कि ए बी, अब इसको हम अच्छे से लिख देते हैं कि ए बी अपॉन ए बी 2 और इसका करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सा होगा, ये होगा, वही तो आया था डी एफ ही 4 था, ठीक है। और उसके बाद इधर बी सी अपॉन ई एफ, देखो ई एफ 3/6 2 1/2 हो गया, और ए सी अपॉन डी ई या ई डी, इनका रेशियो किसके इक्वल आ गया, 1/2 के। तो अब हम इसका एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल ढूंढेंगे। तो ए बी कहाँ है, ए बी यहाँ है, ए बी के सामने का एंगल सी, और डी एफ कहाँ है, डी एफ यहाँ है, यानी इसके सामने का एंगल ये, यानी ये वाला इसके इक्वल हो गया, ठीक है। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एंगल ई, यही निकालना है, ठीक है। तो यही निकालना है, तो हम एक काम करते हैं, इसको ऐड करो, कितना हो गया 140, और इन तीनों एंगल का सम क्या होगा 180, 180 माइनस 140 कितना होगा, 40 डिग्री होगा, हाँ भाई होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर दिया, तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री, इनको ऐड किया और उसको 180 से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये आ गया 40। तो ये 40 है, तो ये क्या होगा, ये भी क्या होगा 40 होगा। तो हमें पास डायरेक्ट आ गया, एक ही बार में आ गया ये। तो ऐसे करके आप क्वेश्चंस को समझ सकते हो, रीड कर सकते हो। और पहले इसमें क्या था, सिमिलर प्रूफ करना होगा, वरना आप समझोगे कैसे कि कौन से एंगल की बात चल रही है और कैसे निकालोगे। तो हम अगर ऐसा भी तो हो सकता था कि ये वाला इसके इक्वल हो सकता था, लेकिन हमने इसीलिए पहले क्या किया, सिमिलरिटी को प्रूफ किया, और यहाँ पे साइड का रेशियो दिखा हुआ था, देखने में लगा कि इक्वल हो सकता है, तो हमने उसको यूज किया। तो एसएसएस से ये सिमिलर हो गया, तो सिमिलरिटी के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ढूंढ लिया मैंने। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ढूंढा, तो सिर्फ यही वाला एंगल जो है इसके इक्वल है, तो इसका मतलब इनको ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट करके ये निकाल लिया, वही इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और आप चाहो तो दूसरे साइड्स को भी निकाल सकते हो। ये 5 इसके इक्वल है, देखो 5 क्या है, AC और DE, तो 5 ये 80 है, तो इसके सामने का ये वाला होगा, क्या होगा 80 होगा, तो बचा हुआ क्या हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से करके हम क्या कर सकते हैं, हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, एक क्वेश्चन ऐसा है प्रूफ करने के लिए कि ये जो ट्रायंगल है ABC, ये किसके सिमिलर हो, BDE के, और गिवन क्या है, सिर्फ और सिर्फ गिवन 90 डिग्री गिवन है। तो इसको हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं, तो इसको प्रूफ करने के लिए हम
दिमाग लगाते हैं। दिमाग लगाने में मैं पहले क्या करता हूँ, इस दोनों ट्रायंगल को ना अलग कर देता हूँ कि आपको समझ में आ जाए। आपको अलग करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो ट्रायंगल है, एक ए है, ये बी है, ये सी है और ये 90 डिग्री है। ठीक है, इसको 90 अब लिख देता हूँ। और दूसरा वाला जो ट्रायंगल है वो कैसा है, ऐसे ही सोया हुआ है इस तरीके से। इसका नाम डी है, ये 90 डिग्री है और ये क्या है, बी है। ठीक है, तो अब देखो हमें सिमिलर प्रूफ करना है। तो इस ट्रायंगल में ये 90, ये 90, एक एंगल तो इक्वल हो गया। दूसरा ये देखो, ये जो बी है, इसमें भी है, इसमें भी है। मतलब जब आप इस ट्रायंगल में देख रहे हो तो ये वाला एंगल इन्वॉल्व है, और इस ट्रायंगल में भी देख रहे हो तो ये वाला एंगल इन्वॉल्व है। मतलब ये कॉमन एंगल हो गया। तो बाई ए ए, इस बार ट्रिपल ए जरूरत ही नहीं है मालूम करने का। हमारा दो एंगल इक्वल हो गया तो पक्का तीसरा एंगल इक्वल ही होगा। तो बाई ए ए सिमिलरिटी, ये क्या हो गया, दोनों आपस में सिमिलर हो गए, हेंस प्रूव्ड। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं, तो इनको आप सॉल्व करोगे, आप बुक देखोगे, बस यहीं पे आज के लिए इतना काफ़ी है। और मुझे लगता है मैंने सारे टॉपिक कवर कर दिए, और जो जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस थे, जिस बेसिक पे क्वेश्चंस थे, मैंने सॉल्व भी करवा दिया। तो आप देखो, इसको पढ़ो, रिवीजन करो, अच्छे से देखो। मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको सब कुछ समझाया है। और वो ट्रिपल ए, ट्रिपल एस और वो जो ऐसे ऐसे उनका प्रूफ नहीं आता है, ठीक है, तो उस पर बेसिस ध्यान नहीं देना। वो मैंने बस समझाया कि वो होता कैसे है, उनको यूज करना है। उस तरीके को यूज करके आप आगे प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस पे आप यूज कर सकते हो। वैल्यू निकालने वाला बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बोर्ड में जो आएंगे वो कहाँ से आएगा, बीपीटी से आएगा। ठीक है, बीपीटी, और बीपीटी डायरेक्ट प्रूफ करने के लिए भी आ सकता है। तो आप मन लगा के पढ़ो, ध्यान दो, मौज करो और प्रैक्टिस करो। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही सब कुछ होगा। जिस भी बुक से आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करो। नेट से क्वेश्चन उठाओ, कहीं से भी क्वेश्चन उठाओ, उनको सॉल्व करो। और रेफरेंस के लिए मैंने पढ़ा दिया। ठीक है, फिर मिलते हैं। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, मज़े से रहो।